नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कोडिंग हियर चैनल पर। यहाँ हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं वेब डेवलपमेंट को बिल्कुल सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से। पिछली वीडियो में हमने सीखा था मीडिया क्वेरीज का पार्ट 2, जिसमें हमने समझा था कि मिन विड्थ, मैक्स विड्थ और ओरिएंटेशन का यूज़ कैसे करते हैं और रिस्पॉन्सिव लेआउट कैसे बनाते हैं। आज हम एक इम्पॉर्टेंट CSS प्रॉपर्टी समझेंगे जो हर वेब डेवलपर के लिए ज़रूरी होती है, वो है Z इंडेक्स। यहाँ पे लिखा है इट डिसाइड्स द स्टैक लेवल ऑफ एलिमेंट्स ओवरलैपिंग एलिमेंट्स विद ए लार्जर Z इंडेक्स कवर दोज विद ए स्मॉलर वन। Z इंडेक्स का या फिर Z इंडेक्स का सिंपल मतलब है ये प्रॉपर्टी बताती है कौन सा एलिमेंट ऊपर दिखेगा और कौन सा नीचे, जब दो या ज़्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। सोचिए आपके टेबल पे 3 पेपर रखे हुए हैं, एक रेड, एक ब्लू और एक ग्रीन। अब अगर आप रेड पेपर को सबसे नीचे रखो, ब्लू उसके ऊपर और ग्रीन सबसे ऊपर, तो ग्रीन पेपर हमेशा विजिबल होगा सबसे ऊपर। एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट Z इंडेक्स या फिर Z इंडेक्स में होता है। जो एलिमेंट का Z इंडेक्स ज़्यादा होता है वो हमेशा दूसरे एलिमेंट्स के ऊपर शो होता है, जैसे लेयर एक के ऊपर एक स्टैक होती है। Z इंडेक्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे Z इंडेक्स ऑटो 0। इसका मतलब है कि ये डिफ़ॉल्ट है या फिर 0। जो हमारे एलिमेंट का Z इंडेक्स होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो होता है या फिर हमारा 0 होता है। जेकर हम Z इंडेक्स के अंदर वैल्यू पॉजिटिव में पास करेंगे, जैसे 1 2 3 4 जितनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब है ये एलिमेंट को ऊपर दिखाता है। और जेकर हम Z इंडेक्स के अंदर माइनस में मीन्स नेगेटिव में वैल्यू पास करेंगे तो हमारा जो एलिमेंट है वो नीचे चला जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूँ आपको। Z इंडेक्स सिर्फ तभी काम करता है जब एलिमेंट पोजीशनड होता है, मतलब उसके पोजीशन प्रॉपर्टी में रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड या फिर स्टिकी सेट होनी चाहिए। अगर पोजीशन स्टैटिक या फिर डिफ़ॉल्ट है तो Z इंडेक्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब चलिए हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझते हैं। चलते हैं हमारे VS कोड में और समझते हैं इसको अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने 3 डिव को क्रिएट किया हुआ है और इसके अंदर मैंने एक कॉमन क्लास पास की है बॉक्स, और सबके अंदर एक यूनिक क्लास भी पास की है। जैसे मैंने पहले बॉक्स के अंदर बॉक्स 1, दूसरे बॉक्स के अंदर बॉक्स 2 और तीसरे बॉक्स के अंदर बॉक्स 3 क्लास पास की है, और इसके अंदर मैंने बॉक्स 1 2 3 ऐसे ही टेक्स्ट लिखा हुआ है। और इसको मैंने एक्सटर्नल CSS फाइल से लिंक भी किया हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने style.css फाइल में पहले से कुछ स्टाइलिंग अप्लाई की हुई है। जो मैंने यहाँ पे सभी बॉक्स, जो 3 बॉक्स क्रिएट किए हुए हैं, उनके लिए यहाँ पे स्टाइल अप्लाई की हुई है, मीन्स लिखी हुई है। हाइट और विड्थ उसके लिए सेट की हुई है, और जो फॉन्ट साइज़ है उनका वो भी मैंने लिखा हुआ है। फिर मैंने यूज़ किया फॉन्ट वेट, फिर डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट जो सेंटर है, अलाइन आइटम्स सेंटर है, और उसके अंदर मैंने पास किया है बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड और ब्लैक। पहले मैंने बॉक्स 1 को सिलेक्ट किया और इसके अंदर मैंने पास किया है बैकग्राउंड कलर रेड। फिर मैंने बॉक्स 2 को सिलेक्ट किया है, फिर उसके अंदर मैंने पास किया है बैकग्राउंड कलर ग्रीन। और फिर मैंने बॉक्स 3 को सिलेक्ट किया है, फिर मैंने उसके अंदर पास किया है बैकग्राउंड कलर ब्लू। और अभी के लिए हम इसकी आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे ब्राउज़र में इसकी आउटपुट कुछ इस प्रकार नज़र आ रही है। और जैसे ही मैं इन जो 3 बॉक्स है इनके अंदर जो यूनिक क्लास पास की है बॉक्स, इसके अंदर पोजीशन मैं सेट कर दूंगा। जैसे मैंने इसके अंदर पोजीशन सेट कर दी एब्सोल्यूट, और अब मैं इसको करूँगा सेव, तो यहाँ पे करूँगा रिफ़्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारे 3 बॉक्स हैं वो ओवरलैप हो चुके हैं एक दूसरे के ऊपर। और जो हमने लास्ट में लिखा है बॉक्स 3 और इसके अंदर हम बैकग्राउंड कलर ब्लू पास किया है, वो यहाँ पे विजिबल हो रहा है। और जो बाकी 2 बॉक्स हैं वो वहाँ पे नीचे आ गए हैं। जेकर हम यहाँ पे बॉक्स 2 के अंदर यहाँ पे Z इंडेक्स पास कर देंगे, मीन्स इसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पास कर देंगे Z इंडेक्स के अंदर, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या चेंजेस आते हैं। यहाँ पे अभी के लिए हम यहाँ पे Z इंडेक्स के अंदर वैल्यू पास करेंगे 1 और सेव करेंगे और यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। तो अब हमारे कौन सा बॉक्स दिख रहा है? अब हमें बॉक्स 2 नज़र आ रहा है। कैसे हमें दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमने इसके बॉक्स 2 के अंदर Z इंडेक्स 1 पास कर दिया है। जेकर हम बॉक्स 1 के अंदर भी
जी इंडेक्स पास कर देंगे, मीन्स यहाँ पे हम जी इंडेक्स 2 पास कर देंगे। अब हम करेंगे सेव और अब यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। तो अब हमें रेड बॉक्स क्यों दिखाई दे रहा है, जो हमें बॉक्स 1 है वो कैसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि बॉक्स 1 का जी इंडेक्स सबसे ज़्यादा है। इसका बाय डिफ़ॉल्ट जी इंडेक्स 0 है और इसका जो हमने यहाँ पे जी इंडेक्स 1 पास किया है और इसके लिए हम जी इंडेक्स 2 पास किया है। जेकर हम बॉक्स 2 के लिए यहाँ पे जी इंडेक्स 10 पास कर देंगे और अब यहाँ पे सेव करेंगे और यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। तो अब हमें यहाँ पे बॉक्स 2 दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि अब हमने इसका जी इंडेक्स 10 पास कर दिया है, क्योंकि बॉक्स 1 के अंदर जी इंडेक्स 2 है और बॉक्स 2 के अंदर जी इंडेक्स 10 है, क्योंकि अब बॉक्स 2 के अंदर ज़्यादा जी इंडेक्स हमने पास कर दिया है, इसलिए ये वाला नज़र आ रहा है। जेकर हम यहाँ पे जी इंडेक्स ज़्यादा पास कर देंगे, मीन्स अब हम यहाँ पे 11 पास कर देंगे जी इंडेक्स, सेव करेंगे और यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। तो अब हमें ब्लू बॉक्स दिखाई दे रहा है जो हमारा बॉक्स 3 है। जेकर हम इन तीनों के अंदर टॉप और लेफ्ट प्रॉपर्टी पास कर देंगे। यहाँ पे हम पहले बॉक्स के अंदर टॉप के अंदर वैल्यू पास करेंगे 60 पिक्सल और लेफ्ट में भी हम पास करेंगे 60 पिक्सल और बॉक्स 2 में भी हम सेम टॉप प्रॉपर्टी पास करेंगे और इसके अंदर हम वैल्यू पास करेंगे 100 पिक्सल और लेफ़्ट प्रॉपर्टी भी हम पास करेंगे और लेफ़्ट प्रॉपर्टी के अंदर 100 पिक्सल ही पास करेंगे। और जो हमारा बॉक्स 3 है इसके अंदर हम टॉप प्रॉपर्टी पास करेंगे और इसके अंदर वैल्यू पास करेंगे 140 पिक्सल और इसका जो लेफ़्ट है इसके अंदर भी हम वैल्यू पास करेंगे, लेफ़्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे और इसके अंदर भी हम वैल्यू सेम पास करेंगे 140 पिक्सल, सेव करेंगे और यहाँ पे अब हम करेंगे रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारा जो आउटपुट है कुछ इस प्रकार नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हमने जो जी इंडेक्स पास किया है इसको हम यहाँ पे एक बार कमेंट आउट कर देंगे सभी के लिए और यहाँ पे हम इसको भी कमेंट आउट कर देंगे, सेव करेंगे और यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। जेकर हम इस ग्रीन के अंदर जी इंडेक्स पास कर देंगे, मीन्स इसको अनकमेंट कर देंगे, तो यहाँ पे सेव करेंगे। तो देखते हैं रिफ्रेश करने के बाद क्या चेंजेस आता है। यहाँ पे अब जो हमारा बॉक्स 2 है वो इस दोनों को ओवरलैप कर रहा है, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो। अब आपको अच्छे से क्लियर भी हो रहा होगा कि हमारा जो बॉक्स 2 है वो कैसे ओवरलैप कर रहा है दो बॉक्स को। जेकर हम जो हमारा बॉक्स 1 है इसके अंदर भी हम जी इंडेक्स पास कर देंगे और इसके अंदर हम कोई भी जी इंडेक्स ज़्यादा पास कर देंगे जो इससे ज़्यादा हो, तो यहाँ पे हम 12 जी इंडेक्स पास कर देंगे, सेव करेंगे और यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। तो अब हमें जो बॉक्स 1 है वो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। वो कैसे दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमने बॉक्स 1 के अंदर जी इंडेक्स सबसे ज़्यादा पास किया है, इसलिए वो हमें अब सबसे पहले दिखाई दे रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है, अगर किसी एलिमेंट में पोजीशन स्टैटिक है या फिर वो डिफ़ॉल्ट है तो उस जी इंडेक्स पर अप्लाई नहीं होता है। इसलिए जब भी आप लेयरिंग कर रहे हो इंश्योर करो कि एलिमेंट्स पोजीशनड हो, जैसे उसके अंदर वैल्यू पास की गई हो रिलेटिव, एब्सोल्यूट या फिर फिक्स्ड या फिर स्टिकी। जैसे हम यहाँ पे इसकी जो पोजीशन है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हम सेट करते हैं। यहाँ पे अब हम लिखेंगे इसकी पोजीशन है वो यहाँ पे हम सेट करेंगे, पोजीशन हम इसकी करेंगे स्टैटिक। अब हम यहाँ पे करेंगे सेव और इसकी जो जी इंडेक्स है वो हम सबसे ज़्यादा पास कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे 100 पिक्सल पास कर देंगे, सेव करेंगे और ब्राउज़र में रन करने से पहले हम समझते हैं इससे क्या होगा। हमारे अकॉर्डिंग जो आउटपुट आना चाहिए वो बॉक्स 2 आना चाहिए, मीन्स सबसे ज़्यादा विजिबल बॉक्स 2 विजिबल होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा बॉक्स 2 है उसके अंदर हमने पोजीशन अभी स्टैटिक पास कर दिया है, इसीलिए उसके अंदर जो हमने जी इंडेक्स पास किया है 100 वो यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए हमें कभी भी पोजीशन स्टैटिक या फिर डिफ़ॉल्ट नहीं होनी चाहिए। जेकर पोजीशन स्टैटिक और डिफ़ॉल्ट होगी तो जो हमारे जी इंडेक्स पास किया होगा वो कभी भी काम नहीं करेगा। सेव करेंगे इसको कमेंट आउट करने के बाद और यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। तो अब हमें बॉक्स 2 यहाँ पे नज़र आ रहा है सबसे पहले। तो दोस्तों चलिए रिकैप करते हैं। जी इंडेक्स डिसाइड करता है एलिमेंट का स्टैकिंग ऑर्डर। लार्जर जी इंडेक्स वैल्यू एलिमेंट ऊपर आता है, नेगेटिव जी इंडेक्स वैल्यू एलिमेंट नीचे चला जाता है। हमने इस वीडियो में नेगेटिव जी इंडेक्स वैल्यू पास नहीं किया है। अब आपके लिए यही टास्क है, आप जी इंडेक्स में नेगेटिव वैल्यू पास करें और जी इंडेक्स सिर्फ तब काम करता है जब एलिमेंट पोजीशनड हो। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने सीखा कि जी इंडेक्स प्रॉपर्टी कैसे काम करती है और कैसे ये ओवरलैपिंग एलिमेंट्स के ऑर्डर को कंट्रोल करती है।
नेक्स्ट वीडियो से हम एक मिनी प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे जिससे हम इन सारे कॉन्सेप्ट को रियल प्रोजेक्ट में अप्लाई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट में दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे स्टेप बाय स्टेप मोस्ट टेक ट्यूटोरियल्स मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग, कीप लर्निंग।